हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? और बताइए, आपकी तबीयत कैसी है? अच्छा फील कर रहे हो ना? और बताओ, जीवन कैसे चल रहा है? उससे पहले ये बताओ, तुम्हारी सिटिंग हावर कितनी है? हाउ इज, तुम कितने घंटे बैठ के पढ़ाई कर पाते हो? प्लीज़ इस चीज़ को कमेंट जरूर मेंशन करना। तुम कितने घंटे बैठ के पढ़ते हो? बिकॉज यही मैटर करता है। तुम जितने घंटे बैठ के पढ़ सकते हो, तुम उसी लेवल की कामयाबी जीवन में हासिल करोगे। लोग कहते हैं ये मैटर नहीं करता, नहीं, यही मैटर करता है। तुम्हारा सिटिंग हावर जितना तगड़ा होगा, उतनी तगड़ी तुम्हारी कंसंट्रेशन पावर होगी। जितनी तेज तुम्हारी कंसंट्रेशन पावर होगी, उतना तेज तुम चीज़ों को कैच कर पाओगे, चीज़ों को पकड़ पाओगे। ठीक है। और जितने अच्छे से तुम चीज़ों को पकड़ पाओगे, समझ पाओगे, उतनी बेहतरीन तुम्हारी योग्यता होगी, उतने ही अधिक लेवल पे तुम कामयाब होगे। तो सोचो, सिटिंग हावर कितना इम्पैक्ट करता है तुम्हारे जीवन में। इसीलिए सिटिंग हावर का होना बहुत जरूरी है। कितना घंटा बैठ के पढ़ते हो, यही तो सब कुछ डिसाइड करेगा। तुम एसएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, चाहे भगवान बनने की तैयारी कर रहे हो, तुम भगवान बनने की तैयारी अगर कर रहे हो, फिर भी तुम्हें बैठना ही पड़ेगा। तुम्हें महात्मा बुद्ध की तरह पेड़ के नीचे या फिर कहीं और बैठना तो पड़ेगा ही। प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हो, तुम्हें बैठना पड़ेगा। तुम्हें सिटिंग हावर लेना पड़ेगा ही। तुम्हें बैठ के तैयारी करनी ही पड़ेगी। 15 घंटा, 72 घंटा, 25 घंटा प्लानिंग बनानी ही पड़ेगी। विदाउट दिस सिटिंग हावर नथिंग इज पॉसिबल। समझ में आया? तो सिटिंग हावर बनाओ, मेरा कहना मानो, यही जीवन का सार है। इसीलिए मैं कहता हूँ सिटिंग हावर इज रियली नेसेसरी। कमेंट किया करो, 12 घंटा, 72 घंटा, 42 घंटा, 48 घंटा, कितने घंटे तुम बैठ के पढ़ाई करते हो? दिस ओनली मैटर, कुछ नहीं मैटर करता जीवन में। सो वेलकम टू माई चैनल। टुडे आई हैव चेंज माई चैनल नेम। माई चैनल नेम इज इकोलॉजी। सो वेलकम टू इकोलॉजी एंड माई सेल्फ रोहित केसरी। स्वागत करते हैं हम आप सबका अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे और अपने इस इकोलॉजी के चैनल पे। और बताइए आप कैसे हैं? सो इस इकोनॉमी की सीरीज में, जैसा कि हमने कल अभी पढ़ा जो है कि ये क्या बोलते हैं, हम बैंकिंग सेक्टर के बारे में पढ़ रहे थे, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। ठीक है। हमने क्या पढ़ा? नेशनलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। ठीक है। बैंकिंग इन इंडिया में बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हो रहा था, उनमें क्या क्या बदलाव हुए और राष्ट्रीयकरण क्यों जरूरी था, नेशनलाइजेशन क्यों जरूरी था बैंकों के लिए, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। ठीक है। हमने एसबीआई का फॉर्मेशन पढ़ा, अदर बैंकों का, तो पब्लिक सेक्टर बैंक से अदर जो पीएसबीज थे, ठीक है, उनका फॉर्मेशन, उनकी चीज़ों के बारे में पढ़ा। तो आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और जो मैं क्वेश्चन, अब मैं क्या करूँगा, जितने भी टॉपिक पढ़ाऊँगा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, उन टॉपिक का नेक्स्ट डे क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है। एक एक टॉपिक का क्वेश्चन कराऊंगा। अब तुम उन क्वेश्चनों को उसके बाद देखना। जब तुम इस तरह तैयारी करोगे ना, टॉपिक तो क्लियर और टॉपिक से रिलेटेड तुम्हारा क्वेश्चन क्लियर। बात समझ में आई? सो यहाँ पे तो ये क्वेश्चन जो है, जितने भी वनडे एग्जाम हो रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है ही। उसके बाद यूपीएससी प्रोस्पेक्टिव से मस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है। तुम इसको देखो जरूर। सो अपने इस बेहतरीन ऊर्जा के साथ इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। कहाँ गया ये? ठीक है। और जूम करते हैं इसको, थोड़ा अपने चेहरे को हम छोटा करते हैं। 10 क्वेश्चन टोटल हैं इसमें। ठीक है। और 10 के 10 डिस्कस करेंगे। सो तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। तो ये तुम्हें जानना चाहिए कि बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हो रहा है, नेशनलाइजेशन हुआ बैंकों का, उसका मतलब है क्या। ठीक है। ये जो नेशनलाइजेशन है बैंक का, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ प्राइवेट बैंक टू द गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है? जो राष्ट्रीयकरण है, इसका मतलब यह है कि जो ऑनरशिप है, मतलब मालिकाना हक है, और मैनेजमेंट का, ऑनरशिप और मैनेजमेंट को, प्राइवेट का मैनेजमेंट, इसको गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देना। मतलब क्या है? पहले किसी चीज़ को प्राइवेट मैनेज कर रही थी, अब उसको ट्रांसफर कर दिया गवर्नमेंट के पास।
इसी को बोलते हैं नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण। बात समझ में आई। सो दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन वर द फर्स्ट 14 बैंक नेशनलाइज इन द इंडिया? पहली बार कब 14 बैंक जो है नेशनलाइज हुए थे? ये मैं जब सेशन पढ़ा रहा था तब भी पढ़ाया था, ठीक है। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हाईलाइट भी कर दिया था उस सेशन में। सो क्वेश्चन है, व्हाट वर द फर्स्ट 14 नेशनलाइज इन द इंडिया? जो बैंक जो है राष्ट्रीयकरण हुआ था बैंकों का, पहले 14 बैंकों का, तो 19 जुलाई 1969, ठीक है, याद करना। ये वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, कभी कभी क्या बोलते हैं सिविल सर्विस प्रोस्पेक्टिव से भी आ जाता है। तो 19 जुलाई 1969 को पहले 14 बैंक जो है वो राष्ट्रीयकरण हुए थे। बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन? ठीक है, जो पहला फेज था राष्ट्रीयकरण का, नेशनलाइजेशन का, उस समय कौन पीएम थी? इंदिरा गांधी उस समय पीएम थी। इस चीज को तुम मेंशन करना, उस समय पीएम कौन थी? उस समय पीएम इंदिरा गांधी थी। बात समझ में आई। तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट वर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन? बैंक का जो नेशनल, देखो आज के समय क्या है, आज के समय जो क्वेश्चन एसएससी वगैरह में भी आ रहे हैं ना, वो यूपीएससी से टच होके जीएस वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और खास करके इकोनॉमी में। तो इसीलिए इकोनॉमी के जो टॉपिक हैं उनको डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। बात समझ में आई। इसलिए तो हम वीडियो बना रहे हैं टॉपिक वाइज। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या, व्हाट वर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन इन द इंडिया? जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, किस कारण से वो उनका राष्ट्रीयकरण किया गया? इसको मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि क्या बोलते हैं, वो अधिक मासेस तक, मतलब अधिक पीपल तक, अधिक आदमियों तक जो प्राइवेट बैंक थे, प्राइवेट ऑनरशिप और मैनेजमेंट जो बैंक थे, वो पहुंच नहीं पाते थे, जिसके कारण से गवर्नमेंट को क्या लगा कि अब इसका राष्ट्रीयकरण करना जो है जरूरी है बैंकों का, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो है सब कुछ प्रॉपर इक्विपमेंट था, ठीक है। तो इसीलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिससे लोगों तक पहुंचा जा सके, और जब लोगों के पास बैंक पहुंचेगा तभी उनको लोन प्रोवाइड करेगा, और जब बैंकों को लोन प्रोवाइड होगा तभी तो उनके पास पैसा जाएगा। जब उनके पास मनी का सर्कुलेशन होने लगेगा तभी तो वो कहीं इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, तभी तो स्टार्टअप के जन्म होंगे, तभी तो इंडस्ट्रियाँ लगेंगी। सोचो एक क्या बोलते हैं नेशनलाइजेशन टॉपिक के पीछे कितनी चीज़ें कनेक्टेड हैं, ठीक है। मनी का सर्कुलेशन होगा, लोन मिलेगा, इन्वेस्टमेंट होगा, इंडस्ट्रियाँ लगेंगी, जब इंडस्ट्री लगेगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, प्रोडक्शन होगा चीज़ों का, और देश में जो उस समय आपूर्ति थी, जिस समय क्या बोलते हैं प्रोडक्शन प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं थे, उन सब चीज़ों को उपलब्ध करवाने के लिए ये प्रक्रिया होनी जरूरी थी। सोचो बैंक का राष्ट्रीयकरण से कनेक्टिविटी प्रोडक्शन तक है, वस्तुओं का जो प्रोडक्शन है वो बैंक के राष्ट्रीयकरण से कनेक्टेड है। इस चीज़ को तुम समझो, ये है दिमाग, इस तरह तुम पढ़ाई करो, कनेक्टिविटी बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर इससे क्या होगा, ये सब प्रक्रिया के बाद कंट्री की जीडीपी में ग्रोथ आएगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रक्रिया जो है चालू हो जाएगी। बात समझ में आई। सो आगे देखते हैं, व्हाट आर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन इन द इंडिया? प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। मैंने क्या कहा, प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, प्रोवाइड क्रेडिट टू द प्रायोरिटी सेक्टर, जिस सेक्टर में जरूरी है पैसा देना उस सेक्टर में पैसा पहुंचाना, एंड रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। और जो लोग अधिक पैसा छुपा के बैठे हैं, अधिक लोग मतलब कुछ विशेष लोग हैं, उन्हीं के पास केवल बैंकों का पैसा जा रहा है, या फिर वही लोग लोन वगैरह प्रक्रिया ले पा रहे हैं, उनके पास से उस जो इकोनॉमिक कंसंट्रेशन है उसको रिड्यूस करना, ठीक है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको कई आदमियों तक पहुंचाना, ठीक है, उसको मासेस तक पहुंचाना। बात समझ में, उसको मासेस तक पहुंचाना। तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दैट, इस क्वेश्चन का समझ लो। इसी प्रकार का क्वेश्चन अब आने वाला है समय में। ये हुआ। अगला क्वेश्चन है, नेम अ मेजर बैंकिंग रिफॉर्म इनिशिएटेड आफ्टर द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक इन इंडिया। मेजर बैंकिंग रिफॉर्म क्या हुआ? तो लिबरलाइजेशन ऑफ द बैंकिंग सेक्टर 1991, ठीक है। तो मेजर बैंकिंग रिफॉर्म हुआ, इनिशिएट हुआ, राष्ट्रीयकरण क्या बोलते हैं, आफ्टर द नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक इन इंडिया। तो उसमें क्या हुआ, जो बैंकिंग सेक्टर था उसमें लिबरलाइजेशन प्रोसेस चलने लगा, लिबरलाइजेशन पॉलिसी आई, ठीक है, 1991 में। तो इस चीज़ को तुम ध्यान में रखना। बात समझ में आई। बैंकिंग सेक्टर का रिफॉर्म, उससे रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चन जो बन सकते थे मैंने उनको बताया। केवल एक टॉपिक का है, नेशनलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी। देखो ये थोड़ा एसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन ये
पीसीएस इकोनॉमी क्या बोलते हैं सिविल सर्विस लेवल के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। देखो, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ बैंक, एक मिनट, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी। क्या है पॉजिटिव इम्पैक्ट, क्या है इसका? इंक्रीज फाइनेंशियल इंक्लूजन, जैसे आपने पहले पढ़ा, और क्रेडिट टू द प्रायोरिटी सेक्टर, और रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। पास समझ में आई? और निगेटिव इम्पैक्ट, इसके निगेटिव इम्पैक्ट भी थे, क्या थे? इनएफिशिएंसी, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। जब ये प्रक्रिया होने लगी, इनएफिशिएंसी, लोगों तक चीज़ों को अब पहुंचाना तो गवर्नमेंट ने प्रक्रिया की, लेकिन क्या उसमें पूरी प्योरिटी है, पूरी क्लियरेंस है कि वो पहुंचेगी? ब्यूरोक्रेटिक डिलेज जो चीज़ें, जो बैंकिंग सेक्टर मान लो, जो पहले प्राइवेट चीज़ें, जो देखो अभी तुम प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रहा चीज़ों में? क्योंकि गवर्नमेंट में करप्शन ज़्यादा था और चीज़ें लोगों तक जल्दी पहुंच नहीं पाती थी, क्योंकि पुअर मैनेजमेंट सिस्टम था, क्योंकि मैनेजमेंट जो था वो पुअर था। तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दैट, ये बता रहा ब्यूरोक्रेटिक डिलेज। बात समझ में? वो जो प्रॉपर सर्कुलेशन होता है बैंकों का फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द पीपल, गवर्नमेंट टू द मास लेवल, दिस इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेटिक डिलेज। और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन द बैंकिंग सेक्टर, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होना, राजनेताओं को ज़्यादा सहायता मिलना, लोगों को कम मिलना, उनको कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिलना, सबसे बड़ा खेल यही है। खेल यही है ना, मतलब जो बैंकों में करप्शन हो रहा है, उसके करप्शन के पीछे सबसे बड़ा खेल क्या है? इंटरेस्ट रेट। दिस इज बस यही खेल है, सारा खेल इसी का, इंटरेस्ट रेट। कम इंटरेस्ट रेट पे बड़े लोग पैसा उठा रहे हैं और छोटे लोगों को पेड़ का इंटरेस्ट लिया जा रहा है, ये कमियाँ थी। और प्राइवेट सेक्टर में प्रॉपर मैनेज किया जाता, एनालिसिस किया जाता मार्केट का, उसी मार्केट के एनालिसिस के अनुसार उस बैंक को प्रक्रिया में लाया जाता। अब उसके बाद क्या हुआ? सेवंथ क्वेश्चन में है, एनालाइज द रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन बैंकिंग सेक्टर। आरबीआई का रोल क्या था? क्योंकि आरबीआई का रोल बहुत बड़ा है ना। आरबीआई इज अ सेंटर, ये देखो आरबीआई ये सेंटर है, ये देखो यहाँ से डिफरेंट रेडियस फैले हुए हैं, दिस इज आरबीआई। भाषण में तो आरबीआई का रोल क्या था? मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेशन, ठीक है, सुपरविजन, लाइसेंसिंग करना बैंकों को, पेमेंट सिस्टम के बारे में बताना और पेमेंट सिस्टम प्रोवाइड करना, ठीक है, ये आरबीआई का काम था। इस चीज़ को, ये वन वर्ड में क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बात समझ में आई? तो इस चीज़ पे तुम फोकस करना, मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेशन हो गया, सुपरविजन हो गया, लाइसेंसिंग हो गया, और पेमेंट सिस्टम का इवॉल्वमेंट होना, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है क्या है? कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट पब्लिक सेक्टर बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया। ये तुम्हें सेल्फ कंपेयर करना चाहिए, पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक को। आप दो, एक तरफ लिखिए पब्लिक सेक्टर बैंक, एक तरफ लिखिए प्राइवेट सेक्टर बैंक। अब तुम इसको कम से कम 20-20, 25-25 पॉइंट इसमें लिखो कंपेयर करके कि पब्लिक सेक्टर बैंक के क्या फ़ायदे हैं, जब राष्ट्रीयकरण हुआ था तब क्या प्रक्रिया थी, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर बैंक के क्या फ़ायदे हैं, अब कंडीशन कैसी है, पिछली वाली कंडीशन कैसी थी, दोनों को कंपेयर और कनेक्ट करो। बात समझ में आई? तो यहाँ क्या बताया गया है? कंपेयर कैसे करेंगे? कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट पब्लिक सेक्टर बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक इन द इंडिया। ऑनरशिप, गवर्नेंस, तो कोई चीज़ें कंपेयर करने वाली हैं। और क्या क्या चीज़ें कम या ज़्यादा हुई, क्या मतलब क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें मतलब जो प्राइवेट सेक्टर में अच्छी हुई वो गवर्नमेंट सेक्टर में आने के बाद ख़त्म हो गई या फिर स्लो मोड में चलने लगी, ठीक है, इन चीज़ों को भी देखना। ऑनरशिप हुआ, गवर्नेंस हुआ, उसको चलाने की प्रक्रिया, ऑनरशिप हुई, मालिकाना हक, बिजनेस मॉडल, पहले प्राइवेट सेक्टर में क्या है तो बेटर चल रहा था, गवर्नमेंट आने के बाद बेकार हो गया, या फिर प्राइवेट सेक्टर में पहले बेकार चल रहा था, गवर्नमेंट सेक्टर आने के बाद जो अच्छा चलने लगा। लेकिन वैसे बैंकिंग सेक्टर की बात की जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर में आने के बाद बैंकों की हालत जो है काफ़ी अच्छी हो गई, ठीक, बुरी नहीं कही जा सकती। इफिशियंसी क्या है, ब्रांचों की इफिशियंसी क्या है, ठीक है, कस्टमर सर्विस, कस्टमर को सपोर्ट सर्विस किस प्रकार से मिल पा रही है, ठीक, इस चीज़ को कंपेयर करना है। तो ये सब चीज़ें कंपेयर है, ये सब ऑप्शन में आ सकता है चाहे जो एग्ज़ाम हो। अगला क्वेश्चन है एग्जामाइन द चैलेंज फेस बाय इंडियन बैंकिंग सेक्टर इन द रिसेंट ईयर में क्वेश्चन आ सकता है और तुम्हें रिलेटेड क्या बोलते हैं ऑप्शन दे देगा। क्या चैलेंज बैंकों के द्वारा फेस किया गया, बैंकिंग सेक्टर के द्वारा फेस किया गया रिसेंट ईयर में? अब रिसेंट ईयर तुम कनेक्ट कहाँ से कर सकते हो? कोरोना काल से कनेक्ट कर लो, कोविड ईयर से कनेक्ट कर लो, रसिया यूक्रेन वार हुआ, इजराइल फ़लस्तीन वार हुआ, तो
इन सब चीज़ों से चीज़ों को कनेक्ट कर लो। अगर तुम्हारे अंदर कोई बैंकिंग क्राइसिस हुई तुम्हारे देश के अंदर, उससे कनेक्ट कर लो, या फिर इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई बैंकिंग क्राइसिस हुई है, उससे तुम इसको कनेक्ट कर लो, इस क्वेश्चन को केवल। तो सोचो, ये है पावर ऑफ कनेक्टिविटी। पढ़ते हैं क्या है। चैलेंज फेस बाय इंडियन बैंकिंग सेक्टर इन द रिसेंट ईयर। क्या क्या चैलेंज फेस किए गए। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, सबसे बड़ा चैलेंज, एनपीए। लोन, विजय माल्या लोन लेके भाग जाओ, पैसे इन दो। नीरव मोदी लोन लेके भाग जाओ, पैसे इन दो। फ्रॉड, डिजिटलाइजेशन, इसमें पीछे है बैंकिंग सेक्टर, अभी भी पीछे है बहुत। एचडीएफसी का क्या बोलते हैं एप्लीकेशन ले लो, एसबीआई का एप्लीकेशन ले लो, हर एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है। तो मतलब क्या, डिजिटलाइजेशन, बैंक सेक्टर पीछे, बैंकिंग सेक्टर पीछे है। सारा प्रक्रिया मोबाइल से होना चाहिए। जब सुपर कंप्यूटर हाथ में आ गया स्मार्टफोन के फॉर्म में, सारी की प्रक्रिया मोबाइल से होनी चाहिए। क्यों हम बाहर जा रहे हैं। कंपटीशन फ्रॉम द फिनटेक कंपनीज, पेटीएम, फोन पे, दीज आर फिनटेक कंपनी भारत पे। इनसे क्या बैंक जो है compete कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चैलेंज है। कुछ कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जिस प्रकार से फोन पे, पेटीएम ये सब काम कर रहे हैं, क्या इसी प्रकार से बैंकों का एप्लीकेशन वर्क कर रहा है ऑनलाइन मोड पे, उनकी वेबसाइटें वर्क कर रही हैं, नहीं कर रही हैं। तो दिस इज अ चैलेंज। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। डिस्कस द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ इंडियन बैंकिंग सेक्टर। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या हो सकता है। ग्रोइंग इकोनॉमी, दैट्स ग्रेट। जो इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है भैया, आने वाले समय में सुपर पावर, इकोनॉमिक पावर होने वाले हैं हम लोग। इंक्रीजिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, बहुत तेज इन्वेस्टमेंट आने वाला है। चाइना लोग छोड़ रहे हैं क्योंकि वहाँ पे इंस्टेबिलिटी है, ठीक है, अराजकता फैली हुई है, तो सब छोड़ रहे हैं लोग। मिडिल ईस्ट में देख रहे हो तनाव चल रहा है, इजराइल का और फलस्तीन का। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और रेगुलेटरी रिफॉर्म, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और रेगुलेटरी रिफॉर्म। देखो, इन चीज़ों को ध्यान देना, तुम बेहतरीन तरीके से पढ़ना, और बस तुम इतना पढ़ लो, ये जो नेशनलाइजेशन और डेवलपमेंट ऑफ बैंक इन इंडिया जो टॉपिक है ना, इससे बाहर कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा। एसएससी, एमटीएस, जो भी एग्जाम होने वाला, सीएचएसएल, सीजीएल, सब में इकोनॉमी के लिए, उसके बाद पीसीएस, आईएएस, इन सब के लिए इसी में से आएगा। इस टॉपिक में से इससे बाहर कहीं क्वेश्चन ही नहीं आएगा, मैं दावा कर रहा हूँ। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये था आज का टॉपिक। सो माई चैनल नेम इकोलॉजी, ये ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा इस चैनल को। माई सेल्फ रोहित केसरी। सो प्लीज़, अगर बेहतरीन लगे सब्सक्राइब कर लो, लाइक भी कर दो, अदरवाइज मत करो। अगर अच्छा ही नहीं लगेगा तो सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ही क्या। ठीक है, सो ये था प्रेजेंटेशन। और बताओ तुम्हारी मेंटल हेल्थ कैसी है, ये इस पे तो मैं रोज़ चर्चा करूँगा। मेंटल हेल्थ कैसी है तुम्हारी। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक बेहतरीन इमेज लगाता हूँ। ठीक है, एक बेहतरीन इमेज लगाता हूँ, उन इमेजों से डिस्कस होगा उस पर, मेंटल हेल्थ पे। ये, और बताओ मेंटल हेल्थ कैसी है तुम्हारी, हाउ इज योर मेंटल हेल्थ, कैसी है मेंटल हेल्थ। देखो, स्टूडेंट लाइफ में जो माइग्रेन हो रहा है आज के समय में, माइग्रेन की समस्या, माइग्रेन, ये नया वर्ड अंग्रेजों ने ईजाद कर दिया है, स्पेलिंग देख लेना। क्या हो रहा है, दिमाग में मल्टीपल थॉट आ रहे हैं और बच्चे उन विचारों से परेशान हैं कि इतने आ क्यों रहे हैं, और उसके कारण से मन उनका चारों दिशाओं में भाग रहा है। बच्चे छोड़ो, बूढ़े बुजुर्ग और क्या बोलते हैं अधेड़ उम्र के, मिड एज वाले, सब परेशान हैं। इसका केवल मेरे हिसाब से एक ही चारा है, तुम चुपचाप फोकस करो। जानते हो, इन विचार जो आ रहे हैं उनको समझ लो बस। ये विचार जो आ रहे हैं बस इनको समझ लो, ये है क्या क्या, बस उसके बाद तुम ध्यान में बैठ जाओ, शांत मन, शांत मार के आंख मूंद के बैठ जाओ। और दूसरी बात, एक्सरसाइज करो। जब तुम एक्सरसाइज करते हो तो पेन होता है, वो जो पेन होता है तो सारा कंसंट्रेशन उस तरफ चला जाता है।
और अधिक कोशिश ये करो, किताबों को अधिक से अधिक पढ़ो, किताबें, बिकॉज when you're रीडिंग द बुक्स देन एक्चुअली तुम्हारे माइंड का जो कंसंट्रेशन लेवल उसी तरफ क्या बोलते हैं, उसी तरफ चला जाता है। किताब अधिक से अधिक पढ़ो। इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक, इतना आसान नहीं इसको समझाना बस केवल एक ही लाइन में। तो मेरा एक वीडियो देखना SD सिंड्रोम का, सेल्फ डाउट सिंड्रोम, गजब वीडियो बनाया, क्योंकि उसमें बहुत लाजवाब चीज़ मैंने समझाई। सेल्फ डाउट सिंड्रोम ये होता क्या है, तुम्हें समझ में आए, तुम्हें इस माइग्रेन छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, सो इसी के साथ अपने वीडियो को हम अंत करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ताकतवर बनो, सदा मुस्कुराते रहो।